हाय एवरीवन। बार्क 2023 का जो मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम का सेशन चल रहा था, ये पार्ट 3 है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में 20 प्रॉब्लम मैंने करवा रखा है जो मेमोरी बेस्ड है, और इस सेशन में और भी कुछ प्रॉब्लम जो मेरे को मिला है वो मैं कर रहा हूँ। कि जो प्रॉब्लम नंबर 21, तो एक प्रॉब्लम आया था कि फॉर एन ए हार्मोनिक ऑसिलेटर given potential is V equal to 2m of omega square x square plus 8 of m omega square of x square, actually this is y square plus 18m omega square of z square। जो क्वेश्चन में गिवन था कि एक एनहार्मोनिक ऑसिलेटर है जो जिसमें पोटेंशियल जो है कि एक्चुअली 2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 18m ओमेगा स्क्वायर जेड स्क्वायर, और उसमें बोला गया था कि जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगा इस सिस्टम का, वही आपको फाइंड करने के लिए बोला गया था। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना था आपको, जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है एनहार्मोनिक ऑसिलेटर, तो उसके समय क्या होता है कि उसके टाइम जो स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओमेगा का वैल्यू सेम नहीं होता है। और हार्मोनिक ऑसिलेटर दोनों तरीके से होता है, एक होता है कि हार्मोनिक, एक होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर। जो क्या है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होता है एक्चुअली टू टाइप्स होता है, एक है कि आइसोट्रोपिक ओके, और एक होता है एनाइसोट्रोपिक। ठीक है, तो इसमें क्या था कि एनाइसोट्रोपिक, क्योंकि यहाँ पे आइसोट्रोपिक होने का जो कंडीशन होता है कि इन डिफरेंट डायरेक्शन ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड ऑल आर इक्वल। इन केस ऑफ द एनाइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर ओमेगा एक्स नॉट इक्वल टू ओमेगा वाई एंड नॉट इक्वल टू ओमेगा जेड। मतलब क्या है कि डिफरेंट डायरेक्शन में ओमेगा का वैल्यू इक्वल नहीं होता है। तो आपको देख के पता चल गया कि ये क्या है कि ये एक्चुअली एनाइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर गिवन था। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना था कि हाफ के फॉर्म में लिखना था कि हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ऐसे करके एक्स स्क्वायर ऐसे करना था। तो क्या होगा कि हाफ ऑफ एम, आपने क्या किया एक यहाँ पर कि एक हाफ मल्टीप्लाई किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 4 ओमेगा स्क्वायर होगा, तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि 2 ओमेगा का स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये 2 ओमेगा लिखने का जो एक्चुअल मीनिंग है कि ओमेगा एक्स का वैल्यू क्या है कि 2 ओमेगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 ओमेगा स्क्वायर एक्चुअली आ रहा है, तो इसलिए कि हाफ अपने फॉर्म में लिखना है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ऑसिलेटर के लिए क्या है कि हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसे फॉर्म में रहता है। तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा। तो सिमिलरली ये जो वाला टर्म है, दो बाकी जो बचा हुआ टर्म है, इसको भी लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ एम, और इसमें आएगा 4 ऑफ ओमेगा का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस इसमें जो आएगा 1/2 हाफ ऑफ कितना कि एम ऑफ 6 ओमेगा का स्क्वायर ऑफ जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे करके लिखने से आपको जो ये ओमेगा एक्स मिल रहा है यहाँ से क्या है कि 2 ओमेगा एक्स जो मिल रहा है कि 2 ओमेगा, और ओमेगा वाई जो मिल रहा है वो क्या है कि 4 ओमेगा, और ओमेगा जेड जो मिल रहा है यहाँ से जो है कि 6 ओमेगा। तो यही बात आपको सिलेक्ट करना था जो पोटेंशियल था। तो देन आपको पता है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो एनर्जी होता है कि NX NY एंड NZ फॉर एनाइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए क्या होता है कि NX प्लस हाफ ए स्क्वायर रेस्पेक्टिव जो ओमेगा, दैट मीन्स एक्स डायरेक्शन के लिए जो ओमेगा एक्स वो यूज़ करना है। तो सिमिलरली बाकी जो वाई और एंड जेड एक्सिस में लिखना है सेम पैटर्न में लिख दीजिए कि एन वाई क्या होता है कि प्लस हाफ ऑफ ए स्क्वायर ओमेगा वाई प्लस एन जेड
हाफ ऑफ ओमेगा ए स्क्वायर ओमेगा जेड। ठीक है, तो देन क्या है देखिए कि ग्राउंड स्टेट बोला गया था, तो ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होता है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए कि एन एक्स एन वाई एन जेड का वैल्यू 0 जब होता है तो वही ग्राउंड स्टेट और मिनिमम एनर्जी स्टेट डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट पूछा गया था, तो E00 दैट मीन्स ई ग्राउंड स्टेट दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए स्क्वायर ओमेगा एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए कि 2 ओमेगा प्लस यहाँ से भी हाफ आएगा, हाफ ऑफ ए स्क्वायर ओमेगा वाई का वैल्यू 4 ओमेगा प्लस हाफ ऑफ ए स्क्वायर ये जो वैल्यू है 6 ओमेगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहाँ से मिल रहा है ए स्क्वायर ओमेगा प्लस यहाँ से मिल रहा है 2 ए स्क्वायर ओमेगा और यहाँ से मिल रहा है 3 ए स्क्वायर ओमेगा। तो सारे ऐड कर दीजिए तो क्या आ रहा है कि 6 ए स्क्वायर ओमेगा। सो दैट मीन्स ये जो सिस्टम था जहाँ पे पोटेंशियल एक गिवन था एनाइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, तो उसमें जो ग्राउंड स्टेट होगा तो उसका एनर्जी क्या होगा 6 ए स्क्वायर ओमेगा। यही ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए क्या था कि द इम्पीडेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। तो क्या है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस पे है तो वहाँ पे इम्पीडेंस क्या होगा पूछा गया था। तो फॉर फ्री स्पेस के लिए, फॉर फ्री स्पेस जो रेजिस्टेंस होता है फ्री स्पेस के लिए वो क्या है कि रेजिस्टेंस जो होता है इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो और क्या एक्चुअल क्वेश्चन में क्या था कि इम्पीडेंस, इम्पीडेंस जो होता है कि इज प्रोपोर्शनल टू जेड इज प्रोपोर्शनल टू और आइदर जेड इक्वल टू जो होता है कि 1/r, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इम्पीडेंस रेजिस्टेंस से। तो फ्री स्पेस के लिए रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट, तो यहाँ से आप 1/इनफाइनाइट कर देंगे तो क्या होगा कि 0। तो फ्री स्पेस के लिए रेजिस्टेंस जो होगा एक्चुअली इम्पीडेंस जो होगा वो क्या है कि 0 होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट इस क्वेश्चन था देखिए कि फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर वी एक्स गिवन था हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो दैट मीन्स फॉर 2 डायमेंशनल एक हार्मोनिक ऑसिलेटर गिवन था, एक्चुअली जो पोटेंशियल गिवन था उससे पता चल रहा है कि एक 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। तो उसमें एक एनर्जी स्टेट बोला गया था कि एनर्जी स्टेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जब क्या है कि 4 ए स्क्वायर ओमेगा, उसी टाइम आपको उस एनर्जी स्टेट में कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था डिजेनरेसी क्या होगा। तो फॉर द 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या है कि एक्स और वाई में दोनों में ही सिमिलर है, तो इसलिए ये क्या है आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर है। तो 2 डायमेंशन आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई एन एक्स एन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस हाफ ऑफ ए स्क्वायर ओमेगा प्लस एन वाई प्लस हाफ ए स्क्वायर ओमेगा। तो देन देखिए कि यहाँ पे जो एन एक्स प्लस एन वाई प्लस हाफ और हाफ ऐड होके क्या हो रहा है कि 1, और इसमें जो कॉमन है क्या है कि ए स्क्वायर ओमेगा, वो एक्चुअल क्वेश्चन में क्या गिवन था 4 ए स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो तो यही है, और स्पेसिफिक एक एनर्जी बोला गया था कि 4 ए स्क्वायर ओमेगा। तो फिर आप यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल रहा है देखिए कि एन एक्स प्लस एन वाई का वैल्यू जो मिल रहा है कि 3। तो फिर आपको क्या करना था कि बोला गया था इस स्पेसिफिक एनर्जी स्टेट में डिजेनरेसी क्या होगा, तो आपको करना था कि एन एक्स और एन वाई का जो वैल्यू होगा वो दोनों ऐड करने से 3 कितने बार आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एन एक्स एन वाई का वैल्यू क्या होता है कि इंटीजर होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 0
प्लस क्या है कि 3, तो ए 0 कंसिडर किया तो एन वाई का वैल्यू 3, तो तब भी क्या हो रहा है कि एन एक्स प्लस एन वाई 3 आ रहा है। तो सिमिलरली इसको रिपीट कर दीजिए कि 3 0 एंड देन 1 2 एंड 2 1, और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ये जो स्पेसिफिक एनर्जी स्टेट गिवन था, इसका जो डिजेनरेसी होगा कितना आ रहा है, देखिए कि 4 स्टेट आ रहा है, तो डिजेनरेसी जो होगा कि 4 होगा इसका आंसर। कॉम्प्लेक्स से और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉर ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड जो गिवन था साइन ऑफ रूट जेड अंडर रूट जेड एट अबाउट जेड इक्वल टू 0 पॉइंट पे, ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है इसमें जो सिंगुलरिटी आ रहा है वो कैसा होगा, कि ऑप्शन शायद ऐसा कुछ था कि रिमूवेबल सिंगुलरिटी, नॉन रिमूवेबल सिंगुलरिटी, ब्रांच पॉइंट और सिंपल पोल, ऐसा कुछ गिवन था। ठीक है, तो ऑप्शन में थोड़ा चेंज हो सकता है, ये मेमोरी बेस्ड है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए कि आपको बोला गया था कि एफ जेड इक्वल टू साइन ऑफ रूट जेड अंडर जेड। तो आपको क्या करना था कि इसको थोड़ा एक्सपेंशन कर दीजिए कि 1 अंडर रूट जेड जैसे है पहले से वही रखा है, तो साइन ऑफ जो जेड जो है साइन ऑफ रूट जेड उसको एक्सपेंशन कर दीजिए। तो क्या होता है कि रूट जेड माइनस जेड ऑफ रूट जेड अंडर 3 फैक्टोरियल प्लस जेड स्क्वायर ऑफ रूट जेड अंडर 5 फैक्टोरियल देन माइनस, ऐसे करके चलेगा। ठीक है, तो देन देखिए कि ये जो 1/√z है, तो ये आप क्या करें कि नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ रहा है कि 1 माइनस जेड अंडर 3 फैक्टोरियल एंड देन जेड स्क्वायर अंडर 5 फैक्टोरियल माइनस, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या पता चल रहा है कि जेड का नेगेटिव पावर में कोई भी टर्म नहीं है, और ऐसा है कि जो सिंगुलरिटी होता है कि एक्चुअली 1 अंडर जेड टर्म रहे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए इसका जो रिजल्ट होगा, जो सिंगुलरिटी होगा टाइप, वो जो है कि रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ठीक है, इसका आंसर होगा रिमूवेबल सिंगुलरिटी, क्योंकि यहाँ पे नो सिंगुलरिटी आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा कि रिमूवेबल सिंगुलरिटी, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच वन इज द आइगन फंक्शन ऑफ एलजेड ऑपरेटर। तो जो 4 ऑप्शन है कि साइन फाई कॉस फाई प्लस आई साइन फाई, कॉस फाई माइनस आई साइन फाई, ये ऐसे करके 4 ऑप्शन गिवन था, और पूछा गया था कि इन 4 ऑप्शन पे ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन है जो एलजेड जो ऑपरेटर है, दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर का जो जेड कंपोनेंट है उसका क्या होगा कि आइगन फंक्शन होगा। तो कोई भी एक ऑपरेटर का जो आइगन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि ए ऑफ साई इक्वल टू कुछ आइगन वैल्यू मिलता है और देन वही वेव फंक्शन रिटर्न करता है। ठीक है, तो एक्चुअली कोई ऑपरेटर किसी वेव फंक्शन में ऑपरेट करके वही वेव फंक्शन को रिटर्न कर सकता है, तो क्या होता है कि वही वेव फंक्शन वो ऑपरेटर का क्या है कि आइगन फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना था कि ऑप्शन टेस्ट करना था, क्योंकि एलजेड का जो वैल्यू होता है, एलजेड इक्वल टू जो ऑपरेटर होता है, तो एक्चुअली माइनस ऑफ आई स्क्वायर ऑफ डेल डेल ऑफ फाई, यही होता है एलजेड का वैल्यू। ठीक है, एलजेड ऑपरेटर का जो वैल्यू होता है माइनस आई स्क्वायर ऑफ डेल डेल ऑफ फाई। तो आप देखिए कि ऑप्शन जो सी में है ना, तो इसको आप टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, तो डेल डेल फाई, तो यहाँ पे वो टर्म आएगा, तो कॉस ऑफ फाई प्लस आई ऑफ साइन फाई। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, बट यही ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए कि माइनस यहाँ पे माइनस ऑफ आई स्क्वायर है, और इसमें डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा माइनस ऑफ साइन फाई फर्स्ट टर्म में, और यहाँ पे जो आएगा प्लस ऑफ आई कॉस फाई। ठीक है, तो ये जो माइनस आई था वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा कि ए स्क्वायर ऑफ एक आएगा कि ए स्क्वायर
और अंदर आ जाएगा आई ऑफ साइन फाई, ये आ जाएगा कि आई और यहाँ पे एक आई था तो आई स्क्वायर का मतलब क्या है कि माइनस, और यहाँ से जो मिलेगा कि एक माइनस बाहर में था तो क्या होगा कि प्लस, और यहाँ से मिल रहा है कि कॉस ऑफ फाई। तो देखिए कि आपने जो वेव फंक्शन कंसिडर किया था कि कौन सा वेव फंक्शन आइगन फंक्शन होगा एलजेड के लिए ऑपरेटर, तो मैंने सी ऑप्शन को चूज़ किया था। तो अभी पहले तो ये जो देखिए कि इस ऑपरेटर जो है कि एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, ये एक्चुअली यहाँ पे ऐसे लिखना था कि इसको आप साई कंसिडर करिए, ठीक है। तो साई आप वही भी उठा के ले लीजिए, बट जो थर्ड ऑप्शन है उसी में देखिए कि जहाँ से आप स्टार्ट किया था, जो साई आपने कंसिडर किया था वही आपको रिजल्ट में मिल रहा है, ठीक है। ऑपरेट करने से वही रिजल्ट बैक हो रहा है कि कॉस फाई प्लस आई साइन फाई। तो इसलिए ये जो एलजेड ऑपरेटर है इसका जो आइगन फंक्शन होगा ये सी होगा। बाकी जो ऑप्शन है उसमें आप करेंगे तो वेव फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा, उसमें क्या होगा कि साइन में कुछ चेंज होगा, ठीक है। जैसे कर लीजिए ऐसे साइन वाला टर्म को, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में तो साइन में क्या होगा कि साइन हो जाएगा कॉस, तो वो तो एक्चुअली वेव फंक्शन तो सेम नहीं हो रहा है, तो इसलिए ए ऑप्शन तो नहीं होगा। तो कॉस में करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन आ जाएगा, तो वो भी तो चेंज हो रहा है। तो इसमें भी करेंगे तो क्या होगा, इसमें भी चेंज होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स से पूछा गया था, एक पोटेंशियल गिवन था। तो जहाँ पे देखिए कि हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसा था, प्लस ऑफ हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर था, और जहाँ पे बोला गया था यू जो है कि एक्चुअली वेलोसिटी है, और देन फाइंड द जनरलाइज्ड मोमेंटम। तो जनरलाइज्ड मोमेंटम जो होता है, जनरलाइज्ड मोमेंटम वो क्या होता है कि डेल एल अंडर पी के से डिफाइन किया जाता है, तो इक्वल टू डेल एल अंडर डेल क्यू डॉट, ठीक है। तो दैट मीन्स डेल क्यू डॉट, क्यू के डॉट, यही होता है जनरलाइज्ड मोमेंटम। तो इसमें आपको क्या करना था, जो एक्चुअली पोटेंशियल गिवन था उसमें से आपको लैग्रेंजियन पहले लिखना था। तो लैग्रेंजियन क्या होता है कि लैग्रेंजियन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एक्स से डिपेंडेंसी था, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा कि ओनली पी एक्स स्क्वायर अंडर 2m। तो जहाँ पे पी एक्स जो है कि मोमेंटम, और इसमें से आपको आसानी से पता चल रहा है कि ये क्या है कि काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है पी स्क्वायर अंडर 2m। तो नेक्स्ट जो पोटेंशियल था कि हाफ ऑफ एम ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो होगा कि माइनस ऑफ एम ऑफ यू स्क्वायर, जहाँ पे यू जो है एक्चुअली वेलोसिटी है वो डिफाइन किया गया था। तो देन देखिए कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि आपको निकलना था कि जनरलाइज्ड मोमेंटम क्या होगा, तो इसमें से आपको जनरलाइज्ड मोमेंटम पूछा गया था। तो पी के क्या होगा, तो इक्वल टू होगा डेल एल अंडर डेल ऑफ एक्स डॉट, जो एक्चुअली क्या है कि यू, यहाँ पे जो गिवन है एक्चुअली एक्स डी एक्स अंडर डी टी दैट इज इक्वल टू एक्स डॉट, सो दैट इज यू, ओके। तो और पता भी है आपको कि लैग्रेंजियन डिपेंडेंसी ऑन द पोजीशन, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी एंड टाइम, ओके। तो क्या होगा देखिए, इसको कैलकुलेट करिए तो क्या होगा। तो इसमें जो आएगा जो है कि एक्चुअली ये जो टर्म इसमें नहीं होगा कि ये तो ज़ीरो आएगा, इस पे रेस्पेक्टिवली यू से डिफरेंशिएट करेंगे ज़ीरो आएगा। तो यहाँ से जो आएगा तो देखिए कि एक्चुअली माइनस ऑफ एम ऑफ यू आएगा, ठीक है, माइनस ऑफ एम ऑफ यू आएगा, ठीक है। तो अभी बोला गया था जनरलाइज्ड मोमेंटम क्या होगा, तो वो क्या होगा कि माइनस ऑफ एम ऑफ यू, हाँ ठीक है। ओके, थोड़ा इसमें चेंज कर दीजिए, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होगा तो एक्चुअली लैग्रेंजियन एक्सप्रेस इन पोजीशन वेलोसिटी एंड टाइम, तो इसमें थोड़ा चेंज करिए, ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि गलत है। तो इसको ऐसे लिखिए कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है एक्चुअली क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ एम ऑफ एक्स डॉट का स्क्वायर, ठीक है, हाफ ऑफ एम भी स्क्वायर जो होता है, और यहाँ पे जो होगा कि माइनस ऑफ हाफ ऑफ एम ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ ऑफ एम ऑफ ए यू स्क्वायर को मैंने एक्स डॉट स्क्वायर
ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ एम ऑफ यू स्क्वायर, जहाँ पे यू जो था वेलोसिटी था, तो डी एक्स अंडर डी टी, तो माइनस ऑफ हाफ ऑफ एम ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ ऑफ एम ऑफ क्या है कि यू स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से क्या आएगा, एक्चुअली ये जो आएगा कि डेल एल अंडर डेल टी, तो इसमें शायद ये जो एक्चुअली जो फॉर्म है इसमें थोड़ा डाउट हो है, लग रहा है मेरे को। तो देखिए इसमें क्या करना था, मैं तरीका बता रहा हूँ, बस आपको क्या करना था, लैग्रेंजियन लिखना था। तो देन आपको क्या करना था कि पी के को कैलकुलेट करना था। पी के जो होता है जनरलाइज्ड मोमेंटम, वो होता है डेल एल अंडर डेल यू, यही आएगा, ठीक है। तो इसको कर दीजिए तो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर एक्चुअली ये डिफरेंशिएट करने से आता, शायद जो ऑप्शन था ऐसे कुछ बोल रहा था स्टूडेंट ने कि वन माइनस ऑफ यू एम ऐसे करके कुछ था, ठीक है। तो एक्चुअली आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैंने जो इसका तरीका है क्या करना था कि लैग्रेंजियन लिखना था, पोटेंशियल तो गिवन ही था, तो देन उसको यू से डिफरेंशिएट करना था पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपको जनरलाइज्ड मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है। Find the partition function for n distinguishable particle in a row degenerate energy level। जो एक्चुअली ये क्या है, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, तो इसलिए जो एक्चुअली क्या होगा कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट जो होगा कि रो टू दी पावर n, ठीक है। और इसमें पार्टिकल का जो बिहेवियर है वो क्या होगा कि पार्टिशन फंक्शन इसका क्या होगा कि रो टू दी पावर n, और रो क्या है कि डिजेनरेट एनर्जी लेवल, और इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो डिस्टिंग्विशेबल है n नंबर ऑफ पार्टिकल, तो इसलिए क्या होगा कि अंडर n फैक्टोरियल, ठीक है। तो n फैक्टोरियल यही होगा आपका पार्टीशन फंक्शन। तो z इक्वल टू रो टू दी पावर n अंडर n फैक्टोरियल, तो यही ऑप्शन था, यही करेक्ट होगा इस प्रॉब्लम का जो आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम देखिए क्या था कि 16 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ए 1D बॉक्स, फाइंड द फर्मी एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो क्या करना था आपको, इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि एक स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से तो एक फर्मी में रह सकता है, बट फॉर द इलेक्ट्रॉन स्पेशल केस जो होता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही स्टेट में रह सकता है, और जिसमें ओरिएंटेशन क्या होता है कि डिफरेंट होता है। तो ऐसे करके 1D पोटेंशियल बॉक्स में जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि En इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर, और इसमें जो लेंथ क्या होता है कि बॉक्स का 0 to L होता है, तो उसी टाइम जो एक्चुअली एनर्जी होता है कि 2m L², m जो होता है कि पार्टिकल का मास, ठीक है। तो ये होता है कि एनर्जी का फॉर्मूला 1D बॉक्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए फर्मी एनर्जी का जो कंसेप्ट होता है कि आउटर मोस्ट जो एक्चुअल क्या है कि स्टेट है उसमें जो एनर्जी आएगा वही फर्मी एनर्जी होगा। तो यहाँ पे देखिए कि आप एक स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो यहाँ से 2 यहाँ पे ऐसे करके रखेंगे तो क्या होगा कि 16 इलेक्ट्रॉन को रखना है सिस्टम में। तो ऐसे करके कि n इक्वल टू 8 जो स्टेट है उसमें सबसे ज़्यादा बाहर में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसलिए कि इसमें ये जो स्टेट होगा कि यही इस स्टेट में जो एनर्जी होगा वही क्या होगा कि फर्मी एनर्जी होगा। तो इसलिए क्या करें कि इसमें जो n का वैल्यू है तो फर्मी एनर्जी क्या होगा, देखिए कि 2 इलेक्ट्रॉन है जो n इक्वल टू 8 स्टेट में, वही एनर्जी जो वैल्यू होगा उस स्टेट का वही फर्मी एनर्जी होगा। तो 2 अब मल्टीप्लाई n का वैल्यू 8 है तो दैट मीन्स 64 और पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अंडर ऑफ 2m L²। तो इसमें आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो मिल रहा है वो क्या है कि 16 एक्चुअली जो आएगा कि
एच स्क्वायर के फॉर्म में था शायद, तो क्या होगा देखिए कि 64 पाई स्क्वायर, ऑप्शन जो था उन्होंने बोला है कि ये एक्चुअली एच स्क्वायर के फॉर्म में था। तो एच काट का मतलब होता है कि डिराक कांस्टेंट जो होता है एच अंडर 2 पाई। तो यहाँ पे एच स्क्वायर अंडर 2 पाई का मतलब है कि 4 पाई स्क्वायर और एम एल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि 16 पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, 4 16 64, सो दैट मीन्स 16 ऑफ एच स्क्वायर अंडर एम एल स्क्वायर। तो ये जो सिस्टम का जो फर्मी एनर्जी होगा 16 एच स्क्वायर अंडर एम एल स्क्वायर। ठीक है, आउटर मोस्ट जो सेल होगा, जो स्टेट है, उसमें जो एनर्जी होगा वही फर्मी एनर्जी होगा। तो एक स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ऐसे करके आप n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है 1D पोटेंशियल बॉक्स के लिए, जो n का जो वैल्यू होता है कि 0 तो नहीं हो सकता है कि 1 2 3 ऐसे करके चलता है। तो ऐसे करके आप पहले अरेंज करिए, जो सबसे लास्ट वाला जो स्टेट आएगा उसमें जो एनर्जी होगा वही फर्मी एनर्जी होगा। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा 16 एच स्क्वायर अंडर एम एल स्क्वायर। एक कंटेनर था तो जिसमें एक पार्टीशन था, तो पार्टीशन के एक पास में क्या था, वन साइड क्या था कि गैस मॉलिक्यूल था और वन साइड फ्री था। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद ये जो पार्टीशन है इसको ओपन किया गया है, तो देन क्या होगा कि गैस जो है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरा कंटेनर में। ठीक है, तो अभी पहला क्या कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन था कि ये जो कंटेनर था पहले, इसमें जो टेम्परेचर था T और प्रेशर जो था P। अभी आपको पूछा गया है कि ये जो फाइनल टेम्परेचर हो रहा है ये पार्टीशन ओपन करने से, तो इसमें जो एक्चुअली T और TF के अंदर जो रिलेशन आएगा तो वो क्या आएगा। दैट मीन्स जो पहला टेम्परेचर T था और फाइनल टेम्परेचर जो TF हुआ है, इसमें कैसे रिलेशन आएगा कि T इक्वल टू TF होगा और T TF से ज़्यादा होगा, T TF से कम होगा, ऐसे करके 4 ऑप्शन गिवन था। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना था कि पहले तो ये क्या था कि पहले केस में इसमें क्या था कि जो टेम्परेचर था T और प्रेशर जो था P। तो देखिए ये ओपन करने से गैस का जो प्रेशर है ना, तो मैंने इसका जो प्रेशर मैंने P1 कंसीडर किया, तो इसमें जो प्रेशर मैंने P2 कंसीडर किया। तो एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर है कि प्रेशर जो है पहले जो था क्या था कि P1, अभी क्या हुआ कि P2। तो P1 तो ज़्यादा था P2 से, क्योंकि यहाँ पे आप कंसिडर करें कि टोटल वॉल्यूम ए भी V और ए भी क्या है कि V। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था पहले, तो 2V। ठीक है, टोटल वॉल्यूम जो है कंटेनर का 2V। तो पहले वो जो गैस V वॉल्यूम पे था, तो इसलिए प्रेशर जो था वो क्या था कि ज़्यादा था कभी, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम है एक्सपांसन करने से, जो ओपन करने से, ये जो पार्टीशन ओपन कर देने से टोटल 2V वॉल्यूम में ये गैस डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसलिए क्या है कि इसमें जो प्रेशर पहले केस में जो था ओपन के पहले क्या था कि प्रेशर जो P1 था वो ज़्यादा था P2 से। ठीक है, ये तो आपको कॉन्सेप्चुअली पता भी लग रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्या करना था कि आइडियल गैस बोला गया था, तो P1 V1 अंडर T1 इक्वल टू क्या होगा कि P2 V2 अंडर TF। ये जो वॉल्यूम टेम्परेचर बोला गया है क्योंकि फाइनल टेम्परेचर, इसको आप T1 कंसिडर करिए। और जो एक्चुअली यहाँ पे जो V1 है ना, V1 इक्वल टू V, क्योंकि पहले तो इस वाले पोर्शन पे ही सिर्फ गैस था, ये तो फ्री था। ठीक है, तो गैस का वॉल्यूम क्या था कि V था, बट फाइनल जो हो रहा है कि वॉल्यूम हो रहा है 2V। ठीक है, तो ये टर्म आप यहाँ पे जो कुछ इन्फॉर्मेशन था वो आप पुट कर दीजिए, क्या हो रहा है देखिए कि TF को सिर्फ लिखिए, TF इक्वल टू क्या आ रहा है कि P2 V2 अंडर P1 V1 एंड क्या होगा कि मल्टीप्लाई ऑफ T1। देखिए कि P2 P1 में से P1 ज़्यादा है। ठीक है, P2 अंडर P1
और इसमें क्या है कि V2 अंडर V1, V2 अंडर V1, V2 क्या है कि 2V और V1 क्या है कि V1 क्या है यहाँ पे V है ना। ओके चलिए, तो नेक्स्ट क्या है कि टेम्परेचर T1, उसी पे तो रिलेशन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि यहाँ पे तो V कैंसिल आउट हो रहा है, P2 P1, तो ऐसा भी आप सोच सकते हैं कि प्रेशर पहले जितना था उससे आधा हो गया। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। ठीक है, प्रेशर क्या होगा कि प्रेशर तो P1 जो हो रहा है, देखिए मैंने कैलकुलेशन शायद, हाँ ठीक है चलिए, तो प्रेशर एक्चुअली क्या हो रहा है कि P1 ज़्यादा था P2 से, तो इसका मतलब है कि P2 अंडर P1 वाला जो टर्म है ये क्या है एक्चुअली 1 से कम है। ठीक है, P2 अंडर P1 का जो वैल्यू है 1 से कम है, तो क्या होगा, तो इसमें जो रिज़ल्ट आ रहा है कि T1 का जो रिज़ल्ट आ रहा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे कि 2 और एक 1 से कम वैल्यू से। ठीक है, तो क्या होगा कि टेम्परेचर का वैल्यू TF और T1 के रिलेशन में कंपैरेटिवली क्या होगा, देखिए कि टेम्परेचर जो होगा एक्चुअली वो इक्वल तो नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा कि डिक्रीज होगा। ठीक है, टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है एक छोटा टर्म। ठीक है, 1 से छोटा है, बट क्या है कि अब ऐसे सोचिए कि 2 से 2 गुना हो रहा है कि TF का वैल्यू। ओके, तो TF का वैल्यू क्या होगा कि एक्चुअली ज़्यादा होगा T से, ऐसा है। ठीक है, ये भी थोड़ा देख लीजिए। तो करने का जो तरीका ऐसे ही था कि जो केस गिवन था उसको आपको स्टडी करना था और आइडियल गैस बोला गया था, तो PV इक्वल टू RT ऐसे इक्वेशन को लगा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए कि प्रॉब्लम नंबर 30, द इंड्यूस EMF 1000 वोल्ट, द करंट चेंजेस फ्रॉम 10 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन ए इंडक्टेंस सर्किट विथ इन द 0.1 सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ L। दैट मीन्स इंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता है कि फाई इक्वल टू क्या होता है, इंड्यूस्ड EMF इक्वल टू फाई इक्वल टू LI। ठीक है, और जो सॉरी दिस इज फ्लक्स इक्वल टू होता है क्या कि LI, और देन क्या होता है कि इंड्यूस्ड EMF जो होता है माइनस ऑफ क्या होता है कि डी फाई अंडर dt। ठीक है, तो इक्वल टू क्या आएगा, तो माइनस ऑफ L ऑफ DI अंडर dt, क्योंकि L तो एक कांस्टेंट है, इंडक्टेंस जो है कांस्टेंट है। तो देखिए ये क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, क्या था कि 1000 वोल्ट, और जो करंट चेंज हो रहा है DI वो क्या है कि 10 से 0 आ रहा है, तो दैट मीन्स DI इक्वल टू जो है कि 0 माइनस 10, तो दैट मीन्स 10 एम्पियर। ठीक है, और देन क्या है कि टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है वो क्या है, DT का वैल्यू 0.1। तो देखिए कि E का वैल्यू 1000 वोल्ट गिवन है, DI का वैल्यू है कि एक्चुअली माइनस 10 एम्पियर। DI का मतलब करंट कितना चेंज हो रहा है, 10 से 0 आ रहा है, तो 0 माइनस फाइनल से इनिशियल, तो माइनस 10 एम्पियर, और DT क्या है कि 0.1 सेकेंड। तो देखिए इसका रिजल्ट भी गिवन है, और ये भी गिवन है, तो ये आपको कैलकुलेट करने से यहाँ से L का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने 3 लेक्चर पे क्या किया कि टोटल 30 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है, ऐसे मेरे को मिला है। और भी आप लोग को कुछ क्वेश्चन याद है, मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन आपको अभी भी याद है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं नेक्स्ट सेशन में वो भी डिस्कस करने के लिए सोच रहा हूँ। तो आप लोग उसको भेज दीजिए और अच्छे से देखते रहिए कि क्या है, और कट ऑफ जो होगा उसके बारे में एक अलग सा सेशन रखेंगे। ठीक है, अभी इतना ही, तो चलते हैं।